नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट टू जॉब में। तो कॉन्सेप्ट टू जॉब आपके लिए लेके आया है आपकी ड्रीम जॉब है जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की, उसके लिए 10 डे की स्ट्रेटजी लेके आया है, जिसके अंदर हम आपको वन शॉट क्लास के जरिए सारा का सारा सिलेबस कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो मैं जोनी शर्मा आपको जीएस का पार्ट करवाऊंगी, जिसके अंदर पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री की तीनों की वन शॉट क्लास मिलेंगी आपको। इसके अंदर कंप्लीटली आपका सिलेबस हो जाएगा। इसके अलावा जो भी टॉपिक रहते हैं जैसे स्टैटिक्स के हैं, और उनको इंडिविजुअली हम क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप अपना एग्जाम क्रैक करने के लिए बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इसके लिए आज वाली क्लास अपनी होने वाली है वो पॉलिटी वन शॉट क्लास है, और ऐसे ही आगे एक के बाद एक क्लास आपकी वन शॉट क्लास होगी जो आपको एग्जाम करने में बहुत हेल्प करने वाली है। तो जितने भी बच्चे हो वो एक बार इसको शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी भला हो सके। अकेले बेनिफिट लेने से अच्छा है कि आप दूसरों को भी बेनिफिट दें, क्योंकि वो भी अपना एग्जाम निकाल सके। तो इसके लिए आज वाली क्लास है आपकी पॉलिटी की, वो अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें पढ़ना है सबसे पहले पॉलिटी। तो आज वाली क्लास होगी वो आपकी रहेगी पॉलिटी की क्लास। तो पॉलिटी के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, संविधान के बारे में पढ़ना है कि संविधान होता क्या है, कैसे कैसे संविधान बना है, वहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो पॉलिटी के अंदर पढ़ेंगे हम संविधान। संविधान के बारे में हमें पढ़ना है कि संविधान है वो होता कैसे है, किस किस लेवल से होके अपना संविधान अपने तक आया है, कौन कौन से एक्ट आए हैं, कौन कौन से विधेयक आए हैं, और इनसे होके अपना संविधान का निर्माण हुआ है, कैसी कैसी प्लानिंग हुई है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि संविधान होता क्या है। कई बार एज इट इज बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि संविधान क्या होता है, और हमें पता नहीं चलता कि संविधान होता क्या है। तो संविधान क्या होता है, एक नियमों और कानूनों का लिखित या फिर अलिखित दस्तावेज है जो हमारे लिए अधिकार तो संविधान है वो होता क्या है, लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी। यानी कि लिखित और अलिखित एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, नियमों का इकट्ठा एक समूह है, नियमों का, कानूनों का एक लिखित या अलिखित दस्तावेजों का समूह है, जिसके अंदर क्या कर सकते हैं कि हमें अधिकार दिलवाने की कोशिश करता है। अगर संविधान ना हो तो हमें क्या पता चलेगा कि हमें कौन से अधिकार दिए गए हैं, कौन कौन से अधिकार हमारे पास हैं। और अभी हम जब भी होता है हमें ऐसा लगता है कि संविधान हमें फॉलो नहीं कर रहा है, या फिर हमें जो संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं वो हमें प्राप्त नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय के अंदर जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इसके अंदर जाके अपनी अपील दायर कर सकते हैं कि हमें अधिकारों से वंचित रखा गया है। तो इसीलिए क्या बनाया गया है, संविधान बनाया गया। और भारत का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। तो क्या होता है इसके अंदर, संविधान होता है वो, संविधान को पढ़ने में एक वर्ड और आता है, राज्य व्यवस्था। क्योंकि संविधान और राज्य व्यवस्था दो ही चीज पढ़नी होती है, और संविधान के अंदर तो संविधान कैसे कैसे बना वो, और राज्य व्यवस्था क्या होती है, अधिकार दिलवाने में मदद करती है। राज्य व्यवस्था का क्या करती है, हमें अधिकार दिलवाती है, और संविधान हमें अधिकारों के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है कि कौन से संविधान के अंदर अधिकार है। तो ये क्या करती है, हमें अधिकार दिलवाती है, किसी भी चीज की जानकारी है वो हमें देने की कोशिश करती है, वो क्या होती है, राज्य व्यवस्था। और राज्य व्यवस्था के अंदर क्या होगा भाई, ये हमें कैसे अधिकार दिलवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि राज्य व्यवस्था के अंदर क्या क्या चीज आती है, पहली चीज आ जाती है संसद, दूसरा चीज आ जाता है
दंड। एक तो संसद बना दी जिसके अंदर क्या कर सकते हैं, यहां से हमें अपने नियमों के बारे में जानकारी मिल सकती है कि क्या क्या रूल फॉलो होने चाहिए, कैसे कैसे संविधान के अंदर रूल्स दिए गए हैं। ये एक तो होता है संसद। दूसरा होता है दंड का प्रावधान, कि हम दंड के प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इनसे वंचित रखेगा या फिर इनको दबाने की कोशिश करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान है। और संसद के अंदर एक चीज और होती है, जो राज्य व्यवस्था है वो चलती किससे है, राज्य व्यवस्था को कौन चलाता है, इसको चलाने के लिए अपने पास 3 बनाई गई हैं कार्यकारी परिषद। तो कार्यकारी परिषद के अंदर पहली होती है विधायिका, सेकंड होती है कार्यपालिका और तीसरा होता है न्यायपालिका। अब क्या जाता है, विधायिका क्या करती है, नियमों को बनाती है। कोई भी काम होगा, कोई भी नियम होंगे वो किसके द्वारा बनाए जाएंगे, विधायिका के द्वारा बनाए जाएंगे। दूसरी होती है कार्यपालिका। जो कार्यपालिका होती है वो क्या करती है, कानूनों को लागू करने का काम करती है। और जो कानून लागू हो गए और बन गए उनको यूज में लाने का या फिर उनको बनाए रखने का, न्याय दिलवाने का काम कौन करती है, न्यायपालिका। और ये तीनों ही अंग संसद के अंदर आते हैं और फिर इसके अंदर न्याय दिलवाने की कोशिश की जाती है। तीनों के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, लागू किए जाते हैं और न्याय दिलवाया जाता है। और ये तीनों ही क्या होते हैं, अंग होते हैं। इसके बाद आता है संविधान। होता है वो 2 टाइप्स का होता है संविधान। क्योंकि संविधान से पता चला ना, सम प्लस विधान, कि सभी के लिए सेम विधान से सेम के सेम कानून होते हैं, उसी को बोलते हैं संविधान। और संविधान होता है 2 टाइप्स का। पहला होता है लिखित और दूसरा होता है अलिखित। लिखित संविधान और अलिखित संविधान। जो लिखित संविधान होता है वो क्या होता है, जो बड़े देश होते हैं, मान लो अपना भारत जैसा देश है, वो बड़ा देश है, अगर अलिखित संविधान हम बना के तैयार कर देते तो हमें कैसे पता चलता, इतनी जनसंख्या को कैसे मालूम होता कि हमारे पास ये अधिकार है, संविधान के अंदर इन चीजों का वर्णन किया गया है। तो इसके लिए क्या होता है, जो बड़े देश है उनके लिए लिखित संविधान तैयार किया जाता है ताकि सभी को उसके बारे में आगे तक जानकारी प्राप्त रहे। और अलिखित संविधान किसका होता है, जो छोटे देश है, छोटे देश है वो अपना अलिखित संविधान तैयार कर देते हैं। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सबसे पुराना संविधान किसका है, सबसे पुराना संविधान है वो किसका है, यानी कि किस देश ने संविधान को सबसे पहले लागू किया था अपने देश के अंदर। तो सबसे पहले किस देश ने किया था भाई, ब्रिटेन। ब्रिटेन ने 1215 के अंदर, ब्रिटेन ने 1215 के अंदर अपना संविधान लागू कर दिया था। लेकिन इनका संविधान था वो कैसा था, अलिखित संविधान लागू हुआ था उस टाइम, जो 1215 के अंदर। और इसको ही क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा, जो हमने नाम सुना हुआ है मैग्ना कार्टा। और मैग्ना कार्टा का अर्थ ही क्या होता है, अधिकार। और अधिकारों के बारे में जो कानून बना दिए वो क्या बना दिया, उन्होंने अपना संविधान बना दिया। और संविधान कैसा बनाया, अलिखित संविधान तैयार किया गया। आप इधर से लिखित वालों में से आ जाते हैं कि लिखित संविधान सबसे पहले किसने लागू किया। लिखित संविधान है सबसे पुराना, किसका संविधान है, कौन सा ऐसा देश है जिसने सबसे पहले लिखित संविधान बना के तैयार किया, तो वो किसने किया है भाई, यूएसए ने अपना लिखित संविधान सबसे पहले बना के तैयार किया था। और वो किया था कब, 1789 के अंदर, 1789 के अंदर यूएसए का संविधान बन के तैयार हो गया था। इसके अलावा फ्रांस ने उसके बाद, फ्रांस का संविधान बना है 1791 के अंदर। और जो अपने भारत का संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया था, बन गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर लिया गया था। अब यहां से आता है एक क्वेश्चन, सबसे बड़ा संविधान, कि सबसे बड़ा संविधान है वो किस देश का संविधान है। तो बड़ा किसका होगा, लिखित का ही होगा, बड़ा या छोटा। तो अलिखित का तो मानते ही नहीं है, क्योंकि उनमें से बड़ा और छोटा क्या होगा, उसके तो रूल हैं वो बनाए गए। अब इनमें से सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा गया है वो किसका है, इंडिया का।
भारत ऐसा देश है जिसका सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके अलावा आता है सबसे छोटा। सबसे छोटा संविधान, और सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको देश का है। मोनाको देश का सबसे छोटा और भारत का सबसे बड़ा संविधान है। अब हमें पता चल गया कि पुराना संविधान लिखित तो यूएसए का है और मैग्ना कार्टा जो ब्रिटेन का है वो सबसे पुराना अलिखित है। तो सबसे नया भी हमें पता होना चाहिए, सबसे नया किसका संविधान है? सबसे नया, तो सबसे नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसका होगा? जो क्या होगा? सबसे बाद में बना है। और सबसे बाद में 2019 के अंदर बनने वाला संविधान किसका है? क्यूबा का संविधान सबसे नया संविधान माना जाता है। अब जो भारत का संविधान है वो कब लागू हुआ? तो भारत का हुआ है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारत का क्या हुआ है? संविधान लागू हुआ है। इसके बाद जो संविधान लागू हुआ है, मान लो इंडिया का, भारत का संविधान लागू हुआ है, ऐसे तो है नहीं कि एक दिन में बना संविधान और बन के तैयार हो गया। इसके लिए क्या है? बहुत पीछे से स्टेज से होकर गुजरना पड़ा है। एक के बाद एक स्टेज, उसके बाद अगली स्टेज, उसके बाद एक एक्ट आया, उसके बाद अलग अलग एक्ट आया। तो इस टाइप से अलग अलग एक्ट से होके अपना संविधान बन के तैयार हुआ है। तो इसके लिए क्या आए हैं? अलग अलग एक्ट आए। एक बार कलर चेंज कर लेते हैं, शायद इस कलर पे आपको ना दिखाई दे रहा हो। एक बार बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अब देखो, अब देखो जो एक्ट है वो अलग अलग आए हैं। तो अलग अलग एक्ट आए हैं वो कैसे आए हैं? एक तो आए हैं अपनी कंपनी के एक्ट। एक्ट आए हैं 2 टाइप से, कंपनी एक्ट एंड सेकंड आते हैं क्राउन एक्ट। समझते हो इसका मतलब? जो कंपनी एक्ट का मतलब क्या है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा लागू किए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब तक भारत के अंदर शासन रहा है उस टाइम जो भी एक्ट आए हैं वो क्या होते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट है। और जो क्राउन एक्ट है वो क्या होते हैं? जो क्या है? ब्रिटिश सरकार का भारत के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से शासन था, उस टाइम जो एक्ट आए थे उनको क्या नाम दे दिया गया? क्राउन एक्ट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा है भारत में, यहां से पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासन है वो भारत में कहां से किया है? तो कब से किया है? 1765 से लेकर 1857 इसका शासनकाल रहा है। जबकि क्राउन एक्ट है उसका टाइम पीरियड है, ब्रिटिश सरकार का टाइम पीरियड रहा है वो कब से कब तक रहा है? 1858 से लेकर 1947 जब तक क्या हो गया? भारत आजाद हो गया, उस टाइम पर फिर क्राउन एक्ट रहे। तो इसके अंदर आता है जब ये यहां पर आई, यहां से एक डेट आती है 1765, क्योंकि 1765 से पहले ही आ चुकी थी ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर। तो यहां से ये बताओगे कि क्यों ये डेट क्यों आ गई? 1765 में कैसे मानते हैं कि हम इसका शासन यहां से शुरू हुआ, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो कब आ गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी तो इंडिया के अंदर आ गई थी कब से? 1600 के आसपास आ गई थी, 1600 में ही आ गई थी, 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर। तो ये डेट कैसे बता रहे हो आप मैडम? तो इसके अंदर क्या होता है? इस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 के अंदर आई थी और सबसे पहले कहां पर आई थी? सूरत के अंदर। और सूरत के अंदर क्या किया था इन्होंने? अपना कारखाना स्थापित किया था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतनी ही डिमांड की थी कि प्लीज हमें अपना व्यापार करना है और हमारा कारखाना आप लगवा दो। तो इंडिया वाले बेचारे पहले से ही शरीफ थे, हम ऐसे तो है ही नहीं कि कोई हमसे कोई रिक्वेस्ट करे और फिर मान लेना। तो इंडिया वालों ने मान दिया और इन्होंने फिर अपना पहला कारखाना स्थापित कर दिया सूरत के अंदर। और लेकिन किया क्या? इन्होंने सिर्फ व्यापार किया है। तो यहां तक जो किया है ना उन्होंने, यहां तक इन्होंने क्या किया है? भारत के अंदर व्यापार किया है। और प्रशासन की स्टार्टिंग तो क्या हुई है? इसके बाद में स्टार्ट हुई है।
लेकिन प्रशासन की भी स्टार्टिंग कहां से मानते हैं? मान लो 1765 हमने जो डेट लिखी है, इससे पहले ही प्रशासन भी स्टार्ट हो गया था। कब से? 1757 के अंदर से। 1757 के अंदर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था, युद्ध हो गया था। और किसके साथ हो गया था? सिराजुद्दौला के साथ। किसके साथ युद्ध हो गया था? सिराजुद्दौला को। और सिराजुद्दौला क्या था? बंगाल का नवाब था। बंगाल का नवाब था उस टाइम पर सिराजुद्दौला। और इसको जैसे ही हरा दिया तो यहां पर क्या हो गया? बंगाल में शासन की स्टार्टिंग हो गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल के अंदर प्रशासन शुरू हो गया था 1757 के अंदर। फिर इसके बाद एक डेट आती है 1764 के अंदर। अब 1764 के अंदर ये डेट इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? 1764 में हुई थी एक संधि, हुई थी इलाहाबाद की संधि, जिसको कहा जाता है और इस संधि के द्वारा, तो ये इसलिए नहीं माने जाती है 1757 से जो स्टार्टिंग मानी जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की, क्यों नहीं मानी जाती? ये क्या था? अवैध था। वैध रूप से शासन की स्टार्टिंग नहीं हुई थी, क्योंकि ये तो लड़ाई दंगा करके और फिर शासन हड़पना था। और जो इलाहाबाद की संधि हो गई थी, इसका मतलब क्या हो गए? हस्ताक्षर हो गए। और हस्ताक्षर अगर हमने कर दिए तो हमारे ऊपर क्या कर सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से शासन कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? वैध रूप से शासन स्टार्ट कर सकते हैं। तो वैध रूप से या फिर औपचारिक रूप से जो शासन की स्टार्टिंग हुई है 1764 के बाद हुई है, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी इसके बाद। इसीलिए 1765 की डेट को क्या माना जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्टार्टिंग भारत के प्रशासन के अंदर मानी जाती है। तो अब इसके बाद क्या हो गया भाई? शासन स्टार्ट हो गया किसके अंदर? बंगाल में भी हो गया, बिहार के अंदर भी हो गया और उड़ीसा के अंदर। सबसे पहले तो शासन का अगर पूछा जाए आपसे क्वेश्चन, सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कहां पर शासन की स्टार्टिंग हुई है, तो कहां से स्टार्ट हुई है? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का या फिर ब्रिटिश का शासन हुआ है भारत में सबसे पहले बंगाल के अंदर। कब हो गया था? 1757 से। लेकिन वैध रूप से हुआ है 1765 से। इसके बाद बिहार और उड़ीसा के अंदर जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, वहां से हस्ताक्षर करके यहां पर भी शासन लागू कर दिया गया है। और यहीं से क्या माना जाता है? बंगाल के अंदर क्या हो गया था? द्वैध शासन। द्वैध शासन माना जाता है, जो कहां से कहां तक माना जाता है? 1757 के अंदर द्वैध शासन क्यों माना जाता है? क्योंकि इसी टाइम पर गवर्नर बना दिया गया और इसी टाइम पर साथ में यहां पर क्या थे? नवाब भी थे। यहां पर क्या थे? नवाब और गवर्नर दोनों ही होते थे। तो गवर्नर क्या करता था? टैक्स लेता था। नवाब भी क्या करता? जनता से टैक्स। और ये वाला टैक्स है, ये फिर से गवर्नर को देता था। इसका 60% टैक्स जो इन्होंने लिया, इसका 60% इसी को देता। तो प्रॉपरली जो बेनिफिट हो रहा है वो किसको हो रहा है? गवर्नर को हो रहा है। और गवर्नर के पद पर बंगाल का गवर्नर बनने वाला पहला है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर, और बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन बना है बंगाल का पहला गवर्नर? रॉबर्ट क्लाइव। इसके बाद क्या कर दिया गया? इन्होंने क्या की है भाई? ये तो सीधा का सीधा जनता के साथ दुर्व्यवहार हो गया। ये भी टैक्स ले रहा है, ये भी टैक्स ले रहा है। तो इसलिए अब आगे जाके क्या कर दिया जाएगा? गवर्नर के पद को क्या कर दिया जाएगा? समाप्त किया जाएगा। क्योंकि इसी टाइम को, जो 1757 से लेकर 1765 के टाइम को, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि लूट का काल कहा जाता है भारत में किस समय को, तो 1757 से 1765 के काल को क्या कहा जाता है? लूट काल। और वो लूट काल इसीलिए कहा जाता है कि नवाब भी जनता को लूट रहा है और गवर्नर भी जनता को लूट रहा है, दोनों के दोनों लूट रहे हैं। इसीलिए इस टाइम को क्या कहा गया? लूट का काल कहा गया है। और इसीलिए ये लूट मचाने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो
क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया भाई, शासन अब सही रूप से नहीं चला रहे हैं, तो अलग अलग एक्ट भेजे जाएंगे, क्योंकि इंडिया वाले विरोध तो करेंगे, और विरोध करेंगे तो वहां से ब्रिटेन के द्वारा क्या भेजे गए इंडिया के अंदर एक्ट, और पहला एक्ट आया ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला एक्ट है। अगर कहीं ये आ जाए कि ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन होते हुए क्राउन एक्ट पहला कब आया था, तो क्राउन एक्ट का आएगा 1858, जबकि पहला एक्ट आता है ये 1773 के अंदर, और इसको क्या कहा जाता है, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट इसको कहा जाता है, हिंदी में इसको बोलते हैं विनियामक अधिनियम। और इस एक्ट ने आते ही क्या कर दिया, गवर्नर के पद को हटा दिया, कि क्या है गवर्नर, ये तो जनता को लूट रहा है, तो गवर्नर के पद को हटा के क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल का पद स्टार्ट। गवर्नर जनरल का पद है वो क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। और गवर्नर जनरल के पद पर बैठने वाला पहला इंसान, गवर्नर जनरल पर बैठने वाला प्रथम प्रथम कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका मतलब क्या हुआ, बंगाल का अंतिम गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स, और पहला गवर्नर जनरल ये भी कहां का बना है, बंगाल का। क्योंकि प्रशासन कहां पर स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बंगाल के अंदर ज्यादा प्रशासन है, और यहां पर जो दो और बताए थे क्या, उड़ीसा और बिहार, वहां पर क्या है, और एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इसके अंदर क्या कर दिया गया है, मद्रास के अंदर भी प्रशासन भी है और व्यापार भी है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये क्या करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, प्रशासन की स्टार्टिंग कर दी, आगे जाके फिर सेंट्रलाइजेशन दोबारा से भी होगा। तो पहला प्रथम गवर्नर जनरल जो कहां का बना है, बंगाल का। तो ये बंगाल का सिर्फ भारत का नहीं है, भारत का पहला गवर्नर जनरल बेंटिक था। तो इसके लिए यहां से आगे चलते हैं हम, प्रथम गवर्नर जनरल बन गया, और यहां पर ये स्टार्टिंग होते ही, और ये क्या कर दिया कि ये अपना सारा कानून मानते हैं, सारे के सारे अपनी मनमानी चला रहे हैं, इसलिए इसने 1774 के अंदर किसकी स्थापना कर दी, सुप्रीम कोर्ट की। किसकी स्थापना कर दी है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी 1774 के अंदर। और प्रथम न्यायाधीश, प्रथम न्यायाधीश कौन बने, एलिजा इम्पे। तो यहां से भी ये याद रखा जाता है, यही प्रथम है, लास्ट है, यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहां से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला न्यायाधीश बनने वाला भारत के अंदर कौन है, वो बना है एलिजा इम्पे। और कहां का सुप्रीम कोर्ट था ये, कहां पर का है ये, कोलकाता, ये बंगाल के अंदर बना है, कोलकाता के अंदर। तो इसके बाद एलिजा एमपी बना है। और आगे चलते हैं हम, न्यायालय की स्थापना। अब अगला एक्ट आता है 1784, और 1784 में क्या किया गया है, संशोधन किया है, सिर्फ किसके अंदर, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर संशोधन किया गया। और संशोधन के अंदर क्या कहा गया, क्योंकि जो ये सुप्रीम कोर्ट बना था उसने क्या फैसला दे दिया था कि भाई जो भी ये गवर्नर जनरल जो हमने बना दिया है ना, इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकता है, और नहीं कर सकता फिर ये बनाया ही क्यों है। इसलिए क्या कह दिया, यहां पर इसके लिए क्या कहा गया, इस संशोधन में क्या कहा गया, गवर्नर जनरल पर नो कार्रवाई, कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा, चाहे गलत करे चाहे सही करे। तो ये सही कैसे हो सकता है, और इसके कारण ही अगला एक्ट भेजा इन्होंने, और अगला एक्ट आता है वो कौन सा आएगा, 1784, 1773, उसके बाद 1781, और अगला आता है 1784 के अंदर। तो 1784 के अंदर जो आया वो आता है पीटर्स इंडिया एक्ट। पीटर्स इंडिया एक्ट आता है 1784 के अंदर, और इस एक्ट ने आते ही क्या कर दिया है, इंडिया के अंदर से जो उनके रूल है ना उनको ही खत्म कर दिया, क्योंकि वो जो रूल चला रहे थे ना,
गवर्नर जनरल है, इसको गवर्नर जनरल को इसके अंदर क्या दे दिया गया, वीटो पावर दे दी। गवर्नर जनरल को क्या दी गई, वीटो पावर दे दी गई 1786 के अंदर। और वीटो पावर दी गई 1786 के अंदर। 1784 में आया पीटर्स इंडिया एक्ट, तो 1786 में क्या दी गई है, वीटो पावर गवर्नर जनरल को। और इसमें आते क्या, दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो नियंत्रक मंडल और दूसरा आएगा निदेशक मंडल। और इनमें से क्या क्या दिया, दो मंडल बना दिए, क्योंकि अकेला गवर्नर जनरल सारे काम करता था और सारे लीड पार्ट में जाता था, इसके लिए क्या बना दिया, नियंत्रक मंडल और निदेशक मंडल अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिए। अलग अलग सदस्य आप इनको संभालेंगे, एक व्यापार का काम संभालेगा, एक तरफ से प्रशासन का काम संभालेगा। तो प्रशासन का काम दे दिया सिर्फ किसको, गवर्नर जनरल को दे दिया, बाकी सारे मामले कौन संभालेगा, अलग से परिषद बना दी, जो निदेशक मंडल बना दिया। इसके बाद आता है आगे का एक्ट है जो 18, एक के बाद आगे एक आए हैं चार्टर। चार्टर आए हैं टोटल कितने, 4। यहां से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंपनी के एक्ट के अंदर कितने चार्टर आए थे। तो टोटल चार्टर आए थे 4, जिनमें से पहला आया था 1793 के अंदर, दूसरा आया है 1813 के अंदर, तीसरा आया है 1833 के अंदर और चौथा आया है 1853। और जो ये चार्टर पास किए जाते थे हर 20 वर्ष के अंतराल के ऊपर एक के बाद एक चार्टर आया है इंडिया के अंदर। और इन चार्टर्स में आते ही फिर क्या किए हैं, अलग अलग अपने कानून बनाए हैं। अब जो दूसरे वाला चार्टर आता है इसको इंपॉर्टेंट माना जाता है। 1813 का जो चार्टर है इसको इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, सेंट्रलाइजेशन हुआ है कि हमने जो गवर्नर जनरल बना रखा है वो हम क्यों ना, सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, पूरे भारत में। अब इन्होंने क्या सोच लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि हम तो पूरे भारत के अंदर अपना प्रशासन स्थापित करेंगे। तो एक के बाद, क्योंकि इन्होंने कब्जा ऐसे ही तो बैठाया है, एक के बाद एक, पहले बंगाल, फिर बिहार, फिर उड़ीसा, फिर बॉम्बे, फिर मद्रास, सारा का सारा एरिया कर लिया। और सेंट्रलाइजेशन करते ही क्या किया, भारत का गवर्नर जनरल बनाया। अब तक तो किसका बन रहा था, सिर्फ और सिर्फ बंगाल का। तो अगर क्वेश्चन आ जाए भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो आप क्या आंसर दोगे, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक आएगा भारत का प्रथम गवर्नर। इसके बाद आता है अगला जो चार्टर आता है 1833 का चार्टर और 1853 का जो चार्टर आता है। अब इसमें मेन चीज हुई है 1853 वाला जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसमें एक अहम कार्य किया गया था। और वो क्या किया गया था, 1853 के अंदर एक कमेटी आई थी, कौन सी, मैकाले समिति। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैकाले समिति है वो कब आई थी, तो 1853 किस टाइम पर आई थी, 1853 के चार्टर के अंदर। और इस कमेटी ने क्या किया है, 1854 के अंदर भारतीयों के लिए क्या की, सिविल सेवा परीक्षा शुरू। क्योंकि इंडिया वालों ने क्या डिमांड कर दी कि हमें भी तो गवर्नर जनरल बनना है, क्या तुम ही ऐसे रहोगी कि गवर्नर जनरल तुम ही बनते रहोगे। तो उन्होंने क्या कर दिया, डिमांड करनी स्टार्ट कर दी कि हमें भी गवर्नर जनरल के पद पे या फिर अन्य राज्य सचिव या और कुछ बनाते हो तो हमें भी इन पदों के ऊपर जाना है। और इन्होंने क्या फैसला ले लिया कि तुम पदों के ऊपर जा सकते हो, लेकिन तुम्हें क्या देनी पड़ेगी भाई, परीक्षा देनी पड़ेगी इसके लिए। और फिर परीक्षाओं की स्टार्ट कर दी 1854 में। परीक्षा कहां पर होती थी, लंदन के अंदर। फिर से वहीं पर बात रखा के छोड़ दी, क्योंकि लंदन के अंदर इंडिया वालों को एक बेचारों को पहले से इंग्लिश आनी ही थी और लंदन के अंदर परीक्षा करवाई जाती, इनके लिए हार्ड पड़ती थी परीक्षा। और हार्ड पड़ने के कारण ये परीक्षा पास नहीं कर रहे थे। और पहली बार परीक्षा पास करने वाला 1863, स्टार्टिंग में 1800
53 के अंदर 54 के अंदर परीक्षा शुरू हुई और 1863 में पहली बार पास करने वाला सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो भारत में सिविल सेवा परीक्षा पास करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन माना जाता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो भाई था किसका? रविंद्रनाथ टैगोर का। इसको माना जाता है कि इसको पास की थी 1863 और इसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी में इसको जॉब दी गई थी। इसके अंदर इसको क्या दी गई थी? जॉब दी गई थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंदर। इसके बाद आप 1863 और इसके अंदर जो परीक्षा हुई थी, क्योंकि चार्टर के बाद क्या हो गया था? 1857 में क्या हो गई थी? भारत में क्रांति हो गई थी। भारत के अंदर क्या हो गई थी? क्रांति स्टार्ट हो गई थी भारतीयों के अंदर। और 1857 में वैसे ही क्रांति स्टार्ट हुई तो 1857 के अंदर क्या कर दिया? 1858 से प्रत्यक्ष शासन की शुरुआत किसने कर दी? ब्रिटिश। या फिर किसने? ब्रिटेन। ब्रिटेन का प्रत्यक्ष रूप से भारत के अंदर शासन कब से स्टार्ट हुआ है? 1858 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1857 के अंदर लोगों में दंगा भड़क गया था और 1857 के अंदर विद्रोह फैल गया था। इसलिए फिर क्या सोचा? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को खत्म कर दिया जाए और फिर सिविल सेवा परीक्षा 1863 में हुई थी। इसके बाद आता है 1858 का, इसने एक्ट भेजे हैं 1858 का एक्ट। इसका मतलब है पहला क्राउन एक्ट। पहला क्राउन एक्ट या फिर ब्रिटेन का या फिर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष रूप से पहला एक्ट भारत के अंदर कब आया था? तो वो कब आया था? 1858 के अंदर। इसके बाद फिर 1861, इसके बाद 1861 इसको क्या बोलते थे? भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम। इसके बाद 1892 के अंदर 1892 के अंदर भारत परिषद अधिनियम। और ये बार बार आ रहे हैं, ये जो अधिनियम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि प्रशासन के अंदर सुधार करने के लिए आए हैं। इसके बाद आता है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद आता है 1919 का भारत परिषद अधिनियम। और इस 1919 के भारत परिषद अधिनियम के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हुई है और इसी को क्या कहा जाता है? 1919 वाले को क्या कहा जाता है? माउंटेक्यू। माउंटेक्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। माउंटेक्यू चैम्सफोर्ड का सुधार कहा जाता है किसको? 1919 के अधिनियम को। और इसने भारत के अंदर क्या शुरू किया है? 1919 वाले में 1920 10 जनवरी 1920 को भारत में पहली बार पीएससी यानी पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी की स्थापना कर दी। इसके बाद 1935 में फिर से इसका नाम चेंज करके क्या बना दिया? एफपीएससी। पीएससी का नाम चेंज करके एफपीएससी। और इसके बाद जब भी संविधान लागू हुआ 1950 तब इसको क्या बना दिया है? यूपीएससी, जो अभी भी सिविल सेवा के लिए भारत के अंदर दिल्ली के अंदर स्थापित है, वो परीक्षा लेते हैं। स्टार्टिंग में जब पीएससी बनाया तब उस टाइम भी ये दिल्ली में बनाया गया था, 1935 में भी दिल्ली और अभी दिल्ली के अंदर है, लेकिन जाना किस नाम से जाता है? यूपीएससी के नाम से इसको जाना जाता है। इसके बाद एक आंदोलन आए, लेकिन भारतीयों ने एक भी स्वीकार नहीं किया और बार बार इंडियंस ने आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे। इसके बाद भारतीयों से क्या कहा गया? भारतीयों से ये कहा गया कि आप जो चाहते हैं वो हमें बना के तैयार कर दो कि हमें क्या चाहिए। तो इंडिया वालों ने क्या कर दी कि हमें संविधान बनाना है, संविधान सभा बनानी है। इसलिए क्या कर दिया? 1928 के अंदर इंडिया वालों ने अपनी एक रिपोर्ट दी थी जिसको क्या कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा दी थी?
मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है किस लिए? क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, इस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, संविधान का ब्लूप्रिंट। क्योंकि ये 2000 पेज की एक मसौदा तैयार किया था, इसके अंदर अनुसूचियों को भी शामिल कर दिया गया और आर्टिकल्स भी शामिल किए कि हमें ऐसा ऐसा इंडिया के अंदर कानून लागू करने हैं, और ये बड़ा सा चिट्ठा बना के मोतीलाल नेहरू ने और फिर पेश कर दिया। लेकिन इसको नहीं मानना था किसने? मोहम्मद अली जो जिन्ना था। जिन्ना क्या कहता है कि हमें इस रिपोर्ट की मंजूरी नहीं है, इसमें तो सारे के सारे हिंदुओं के कानून भरे पड़े, हमारे क्या काम किया? अरे इंडिया के अंदर शामिल तो हम भी हैं। तो इसने क्या किया, अब इसके बाद 1929 के अंदर इसने क्या कर दी, जिन्ना रिपोर्ट की हम भी अपनी रिपोर्ट देंगे भाई। तो क्वेश्चन क्या आएगा, संविधान का ब्लूप्रिंट किसको कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट को। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1928 के अंदर। 1929 में जिन्ना रिपोर्ट। जिन्ना रिपोर्ट क्यों आई? क्योंकि मुस्लिम थे ये और ये चाहते नहीं थे कि इसके अंदर शामिल हो, क्योंकि इन्होंने अपना मन क्या बना लिया था, विभाजन का मन बना लिया था कि हम इंडिया से अलग होंगे, हमें विभाजन करना है, वो भी किसके आधार पे? धर्म के आधार पर। हिंदू अलग हो जाएंगे और हम अलग हो जाएंगे। इसलिए क्या कर दिया इन्होंने 1929 के अंदर जिन्ना रिपोर्ट पेश की है। और जिन्ना रिपोर्ट पेश करते ही इधर से जो 1927 के अंदर भारत के अंदर क्या आ गया था, 1927 में चला और 1928 में 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन, साइमन कमीशन भारत में आ गया था। चला था 1927 बन के तैयार हो गया था 1927 में, लेकिन भारत में पहुंचा था 3 फरवरी 1928 को। और इसने अपनी रिपोर्ट की थी कब? इसकी रिपोर्ट आई है 1930 के अंदर कि कैसा भारत के अंदर कैसे कैसे कानून बनाए गए। अब 3 रिपोर्ट पास आ गई भाई, एक इन्होंने दे दी, एक इन्होंने दे दी और एक इन्होंने दे दी। अब बात आ गई कहां पर कि इन तीनों चीजों में से मंजूरी है वो किसको मिलेगी? ये बेटर है, ये बेटर है या फिर ये बेटर है? कैसे कानून इंडिया के अंदर बनाए जाएंगे? क्योंकि हर जगह पर घूम के आया है साइमन कमीशन, जहां जहां भी गए लोगों ने साइमन कमीशन को बैक के नारे लगाए, लेकिन साइमन कमीशन फिर भी ऑल इंडिया के अंदर घूम के और रिपोर्ट तैयार करके लाया और रिपोर्ट दी थी 1930 में। और तीनों रिपोर्ट आ गई। अब मानना किसको जाए? ये अपनी अलग चीज मांगते, ये अलग चीज मांगते, ये अलग चीज दे रहे। इसीलिए आगे चल के क्या हुए हैं, इन तीनों रिपोर्ट्स के आधार पर कि किसको माना जाए, सबको कहां पर बुला लिया कि अब भाई तीनों के तीनों इकट्ठे हो जाओ और मिलके क्या करते हैं, राउंड टेबल, राउंड टेबल सम्मेलन। क्या कहा जाता है? गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन हुआ और गोलमेज सम्मेलन वो 3 बार हुआ है। कब कब? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहां से अगर क्वेश्चन बन जाए कि गोलमेज सम्मेलन है वो तीनों बार कब कब हुए? पहली बार 1930, दूसरी बार 1931 और तीसरी बार 1932 के अंदर। और इसके अंदर महात्मा गांधी गए थे। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गोलमेज सम्मेलन के अंदर भारत के महात्मा गांधी शामिल हुए थे? अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी, कांग्रेस की तरफ से शामिल थे 1931 वाले में, क्योंकि इरविन ने मना लिया था इसको, महात्मा गांधी को इसके अंदर जाने के लिए, नहीं तो मना हो गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से। क्योंकि ये लोग डिमांड करे भाई, मुस्लिम लीग वाले, मुस्लिम लीग बढ़ के तैयार हो गए थे 1906 के अंदर। और इन्होंने फिर क्या कर दी, अलग डिमांड कर दी और महात्मा गांधी फिर नहीं माने, लेकिन इरविन ने मना दिया था। क्योंकि इस टाइम पर जो आंदोलन चला हुआ था उसको रुकवा के फिर 1931 में मना लिया कि तुम इसके अंदर शामिल हो जाओ। लेकिन फिर भी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया। तीनों की तीनों क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। नो फैसला, कोई फैसला नहीं आया कि कैसे कैसे संविधान बनके तैयार होगा। तो इसके बाद अगला एक और अधिनियम भेजा गया, क्या? 1935 का अधिनियम। और इसको क्या कहा जाता है? भारत सरकार अधिनियम। और ये होता है इंपॉर्टेंट अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम है, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ा जाता है। और यही आगे जाके क्या रहा है, मील
मील का पत्थर साबित बोलते जिसको, मील का पत्थर साबित हुआ है भारतीयों के लिए। क्यों? क्योंकि जो ये रिपोर्ट लेके आया था उसके अंदर से 1935 के अधिनियम से क्या बन के तैयार हुआ, आगे जाके जो भारत का 60% संविधान कहां से लिया गया है, यहीं से लिया गया भारत का 60% संविधान 1935 के अधिनियम से। अब 1935 के अधिनियम में आते ही भारत के अंदर आरबीआई की स्थापना कर दी। आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1937 के अंदर। 1937 के अंदर भारत के अंदर आरबीआई की स्थापना कर दी गई। किस अधिनियम के द्वारा की गई? 1935 के अधिनियम के द्वारा। कब की गई? 1937 में। पहले गवर्नर, गवर्नर नहीं, क्या बोलते हैं उसको, आरबीआई के गवर्नर जो बने क्या? आरबीआई के पहले गवर्नर कौन बने थे? ओसबोर्न स्मिथ। ये पहले गवर्नर बने थे आरबीआई के। इसके बाद स्टार्ट हो गया द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। जैसे और द्वितीय विश्व युद्ध क्यों मानते हैं, कब मानते हैं? 1939 से 45 के बीच में। और भारत के अंदर इसी टाइम पर आंदोलन छिड़े हुए थे और इसके अंदर ही बाद में संस्था स्थापित की गई शांति के लिए। फिर वो बात नहीं लिखवा देंगे। तो इसके अंदर क्या हुआ? द्वितीय विश्व युद्ध जैसे स्टार्ट हुआ तो ब्रिटेन उसके अंदर शामिल था ही, क्योंकि मित्र राष्ट्र और उसके बीच में था ना जर्मनी, जापान और ये देश थे। इसके अंदर क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जर्मनी, इटली और जापान एक साइड है, मित्र राष्ट्र एक साइड है। अब ब्रिटेन भी शामिल है उसके अंदर। ब्रिटेन क्या चाहता है कि इंडिया का जो धन है वो, इंडिया का पैसा है वो, इंडिया की जो सेना है वो हम किसके अंदर लगा देते हैं? द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर। लेकिन ऐसा कैसे भाई? हम क्या पागल हैं जो हमें बिना ही हमारा पैसा भी यूज करोगे और हमें भी उठा के लेके जाओगे लड़ाई में, जबकि हमारा इनसे कोई लेना देना है ही नहीं। तो इसलिए क्या कर दिया? कांग्रेस ने मना कर दी भाई। कांग्रेस ने क्या कर दिया? मना कर दिया। अब मना करने पर जबरदस्ती की तो कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया 7 स्टेट से। क्योंकि जब इलेक्शन हुए तो किसको? कांग्रेस को ज्यादा मत प्राप्त थे, ज्यादा स्टेट के अंदर क्या थी? कांग्रेस का चल रहा था राज्य। तो 7 स्टेट से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया कि हमें ना रहना है और ना ही हमें कोई शासन चलाना, जब हमारी मानते ही नहीं है। क्योंकि यूज करना स्टार्ट कर दिया था सेना का और पैसे का। अब जब हम मानते ही नहीं है तो फिर हमारा क्या रोल, क्यों हम शासन करेंगे इंडिया के अंदर जब हमारी चलती नहीं है? तो इसलिए क्या कर दिया इन्होंने? इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देते ही राष्ट्रीय कांग्रेस को मनाने के लिए इन्होंने अलग अलग योजनाएं भेजी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले इनको बनाने के लिए भेजा है 1940 के अंदर। 1940, 1942 और 1945 तीनों ही भेजे गए हैं। डेट पूछी जाती है यहां से। 1940 में क्या आया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 के अंदर आया था। क्यों आया था? क्योंकि इन्होंने क्या कर दिया था? मना कर दिया था राष्ट्रीय कांग्रेस को विश्व युद्ध में शामिल होने के लिए आया था अगस्त प्रस्ताव। और इसके अलावा इसने अगस्त प्रस्ताव में क्या कह दिया था कि तुम्हें डोमिनियन दर्जे की मांग है वो स्वीकार करनी थी। इसी ने क्या किया था? डोमिनियन दर्जे को स्वीकार कि तुम्हें स्वतंत्र जरूर करेंगे, तुम्हारा संविधान भी बना देंगे। फिर इसके बाद 1942 में आया क्रिप्स मिशन। इसने भी यही कहा कि आप भी शामिल हो जाओ, हम तुम्हें डोमिनियन दर्जे की मांग भी देंगे, डोमिनियन दर्जा भी देंगे। इसके अलावा तुम्हें क्या देंगे? प्लस में संविधान, प्लस संविधान सभा भी, कि तुम्हारे लिए एक अलग से संविधान बना देंगे, तुम्हें आजाद भी कर देंगे। इसके बाद अगला भेजते हैं 1945 और 1945 में आती है वेवेल योजना। यही पूछा जाता है कि वेवेल योजना है वो कब आई थी? क्रिप्स मिशन कब आया था? अगस्त पेपर कब आया था? तो वेवेल योजना है वो किस लिए आई थी 1945 के अंदर? कि भारत किसका साथ ना दे,
भारत जापान का साथ ना दे, क्योंकि आत्मसमर्पण कर दिया था जर्मनी में भी और इटली में भी। आत्मसमर्पण करते ही क्या पड़ गया था, जापान अकेला पड़ गया था। और जापान क्या चाहता था इंडिया की, कि इंडिया हमारी हेल्प करे युद्ध के अंदर, और इधर से ये प्रेशर डाल रहे थे। इसलिए क्या कर दिया कि जापान की हेल्प ना करने के लिए उन्होंने ये वेगल योजना भेजी थी। लेकिन आगे चल के फिर से जापान ने खुद को भी आत्मसमर्पण कर दिया था, युद्ध शांत हो गया था। और युद्ध शांत होते ही एक संस्था बनी थी 1945 के अंदर, 1945 में बना था यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ, अगर ये पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 1945। कब हुई, 24 अक्टूबर। भारत इसका सदस्य कब बना, भारत इसके अंदर एड स्टार्टिंग से हुआ है, लेकिन डेट क्या लिखते हैं हम, भारत 30 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले एक संघ और बना था, राष्ट्र संघ, और राष्ट्र संघ बनकर तैयार हो गया था 1920, क्योंकि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसको रोकने के लिए क्या किया गया था, इसका निर्माण किया था। लेकिन जब ये दूसरा विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया तो इसके लिए आगे एक और संस्था बना दी थी, संयुक्त राष्ट्र संघ। और इसके बाद से कोई भी ऐसा विश्व युद्ध नहीं हुआ है जो इतना लूज करे। इसके बाद हमें आगे पढ़ना है कि संविधान है उसकी मांग है वो भारत के अंदर कैसे कैसे हुई है, क्योंकि संविधान पढ़ना है ना हमें। अब आजाद हो गया, आगे चल के माउंटबेटन योजना आई थी ना 1947, माउंटबेटन योजना। और इसी योजना ने क्या किया है, भारत को स्वतंत्रता दी, डोमिनियन दर्जे की मांग को स्वीकार किया गया है 1947 के अंदर। और इसी को क्या कहता है, डिक्की बर्ड प्लान। इस माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम क्या है, डिक्की बर्ड प्लान। क्योंकि डिक्की बर्ड है ना, एक ऐसा पक्षी है वो परमानेंट उड़ता रहता है। और इस योजना इसीलिए इंडिया के अंदर भेजी गई थी ताकि जो है डिमांड करे स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता दे देगी वापस। इसीलिए किसने, माउंटबेटन ने। और फिर आगे जाके भारत का पहला गवर्नर बना था आजाद भारत का माउंटबेटन। और भारत अब क्या हो गया आगे जाके आजाद। और आजाद हो गया तो संविधान भी बनाने के लिए हाँ कर दी थी, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव आया था उसी टाइम पर संविधान बनाने के लिए, क्रिप्स मिशन में भी संविधान बनाने के लिए कह दिया गया था। इसके लिए आगे जाके क्या बन गया, अपना संविधान बन के तैयार हुआ है। और संविधान बनने से पहले कैसे कैसे संविधान बनाया, संविधान की डिमांड सबसे पहले किसने की है, भारत के अंदर सबसे पहले संविधान की मांग किसने की है, संविधान की मांग है, संविधान की मांग है वो सबसे पहले किसने की थी भारत में, 1895 के अंदर। किसने की है, गंगाधर तिलक ने। सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला भारत में था 1895 के अंदर, और वो किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से हुई 1928 में संविधान की मांग, नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट यानी कि मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन आपके यहां से कि संविधान की मांग सबसे पहले करने वाला कौन था, बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की तरफ से मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा की, संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, एम.एन. रॉय। किसने की थी, एम.एन. रॉय। और कब की थी, 1924 के अंदर। कांग्रेस की तरफ से किसने की, संविधान सभा की, कांग्रेस की तरफ से मांग की है 1937 में। और किसने की है, जवाहरलाल नेहरू ने। और अब आगे जाके क्या हो गया, अपना संविधान बन के तैयार हो गया। और 1950 में हुआ है, जबकि भारत जब आजाद हुआ तो उस टाइम पर भारत का जो मंत्रिमंडल है वो क्या क्या बना है, क्योंकि 1947
में भारत हो गया है आजाद। और ये आजाद ना होते तो शायद आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते, जहां पर अब हम खड़े हैं वहां पर ना होते, स्वतंत्रता से नहीं जी रहे होते। इसीलिए फिर अपना पहला मंत्रिमंडल है वो देखते हैं कौन सा बना है। यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा भी कैसे जाता है, पहले जो पहले वाला क्वेश्चन आता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री भी थे, विदेश मामलों से भी थे, वैज्ञानिक अनुसंधान। भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले शिक्षा मंत्री, पहला मंत्रिमंडल पढ़ रहे हैं हम, पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। रेलवे और परिवहन मंत्री पहले डॉक्टर जॉन मथाई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने थे उस टाइम पर, खाद्य एवं कृषि मंत्री। तो भारत के पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री राजेंद्र प्रसाद। आर के सन्मुखम चेट्टी, ये भारत के पहले वित्त मंत्री। डॉक्टर बी आर अंबेडकर पहले कानून मंत्री हैं। पहले श्रम मंत्री बने हैं जगजीवन राम। आजाद भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। राजकुमारी अमृत कौर क्या बनी थी, स्वास्थ्य मंत्री। व्यापार मंत्री CH बाबा। रफी अहमद की दवाई संचार मंत्री। उद्योग और आपूर्ति मंत्री बने हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। VN गौडगिल बने हैं कार्य खनन और शक्ति मंत्री। आजाद भारत का पहला मंत्रिमंडल। और इसी के साथ साथ हम वर्तमान के अंदर कौन कौन से मंत्रिमंडल है वो भी कवर कर लेते हैं इसी टॉपिक्स के अंदर।